साल 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिल जाती है और जैसे ही आज़ादी मिलती है तो वहाँ पर एक स्थिति पैदा हो जाती है भूखमरी की। लाखों लोग ऐसे थे जिन्हें एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था। ऐसी स्थिति में खाने और कमाने की बड़ी दिक्कतें वहाँ पर हो रही थी। एक गांव लगता है वहाँ पर चिटगांव। दरअसल यहाँ पर रहने वाली एक महिला ने एक सूदखोर से 500 टका लिए थे। 500 टका यानी कि 500 रुपये। बांग्लादेश के भाषा में उसे टका कहते हैं और इंडिया में रुपए को रुपए बोलते हैं। जैसे ही उसने वो पैसे लिए, वो पैसे वापस देने की स्थिति में नहीं थी, तो उस सूदखोर ने उस महिला पर एक तरीके से कब्जा जमा लिया। वो महिला कभी मेज बेचती थी बना करके, तो कभी कुर्सियाँ बेचती थी बना करके, और जैसे सूदखोर चाहता था वैसे वैसे उस महिला को करना पड़ता था। गांव के ही एक व्यक्ति की उस महिला पर नज़र पड़ जाती है और उस महिला से उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान रहती हो, क्या बात है। तब उसने उस सूदखोर की कहानी उस व्यक्ति को बताई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो और 500 टका तुम मुझसे ले लो और मुझसे लेने के बाद उस सूदखोर के पैसे तुम दे देना। और जैसे इस महिला को ये बात पता चली तो इस महिला ने कहा कि तुम्हें मैं क्या दूंगी। तब उसने कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो मुझे तुम वापस कर देना, मुझे कुछ भी इसका नहीं चाहिए। यानी कि जिस तरीके से तुम सूदखोर के साथ जुड़ी हो, इस तरीके से तो ये गुलामी हुई। देश आज़ाद हो चुका है और तुम अभी भी गुलामी कर रही हो। उस महिला ने ठीक वैसे ही किया। 500 टका उधार ले करके उस सूदखोर को दे दिए और जब महिला के पास पैसे हो जाते हैं तब वो उस व्यक्ति की उधारी को कटा देती है। दरअसल वो व्यक्ति आगे चल करके बहुत बड़ा नाम कमाता है और जब से बांग्लादेश में बवाल मचा है, जब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे करके वहाँ से भाग जाती है, तब से उस व्यक्ति का नाम बड़े तेजी के साथ सुर्खियों में आने लगा है। दरअसल वही व्यक्ति शेख हसीना के बाद अब उस देश पर राज करने वाला है। आज कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में बवाल क्यों मचा हुआ है और कौन है वो व्यक्ति जो आखिरकार उस व्यक्ति को अब वहाँ का राजपाट मिलने वाला है, जबकि शेख हसीना इसी व्यक्ति की हत्या कराने के लिए तैयार थी। वो कहती थी कि इसको नदी में डुबो करके मार डालो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुन स्टोरी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। दरअसल 56% और 44%, 56% जो और 44% आरक्षण को लेकर के बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। दरअसल साल 1971 में जिन लोगों ने देश के आज़ादी में हिस्सा लिया था, उन लोगों के हिस्से में 56% आरक्षण आता है और बाकी पूरी जो जनता है, जो आवाम है, उसके हिस्से में 44%। यानी कि बड़ी संख्या में लोगों को 44% में रहना पड़ेगा और बाकी जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं और जो देश के आज़ादी में हिस्सा लेने वाले परिवार के लोग हैं, उनके पति पोते या उनसे बड़े लोग हैं, तो उनके हिस्से में 56% आरक्षण है। और इसी बात को लेकर के छात्रों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन कुछ इस तरीके से हुआ कि कई हफ्ते बीत जाते हैं और सरकार इस धरना प्रदर्शन का कोई रास्ता नहीं निकाल पाती है। हालात बढ़ जाती है, हालांकि मामला कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट के बाद भी वही आरक्षण की नीति लगातार चल रही थी और हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। इसी बीच में धरना प्रदर्शन जो चलता है, इसके बीच गोलियां चलती हैं, लाठियां चलती हैं। जहां जिसको मौका मिल रहा था वहां लूटपाट की स्थिति भी पैदा हो जाती है और देखते ही देखते लगभग छात्रों सहित 300 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और हजारों लोग यहां पर घायल हो जाते हैं। इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे ढाका विश्वविद्यालय के 3 छात्र, जिनमें से एक का नाम होता है नाहिद इस्लाम, दूसरे का नाम होता है आसिक महमूद और तीसरे का नाम होता है अबू बकर मजूमदार। दरअसल इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इनके साथ काफ़ी मात्रा में मारपीट भी की गई थी।
हालांकि 29 जुलाई 2024 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। इसमें पुलिस को नहीं दिखाया गया था, लेकिन इन लोगों ने कहा गया था ये तीनों छात्र जो धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, जो भी धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको शांत करो और अपने अपने घरों को लौट जाओ, और इस तरीके के जो हालात बेकाबू हो रहे हैं इसको ठीक करने में मदद करो। ये वीडियो जब वायरल होता है, लोगों तक पहुंचता है, तो लोग अब शांत रहते हैं, लेकिन 3-4 दिन बीत जाते हैं। 4 अगस्त 2024 को एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाता है। दरअसल नाइद हसन, नाइद इस्लाम, साथी आशिक महमूद, अबू बकर मजूमदार, इनका वीडियो था, सोशल मीडिया पर वायरल होता है। ये कहानी असली बयान करते हैं और कहते हैं कि पुलिस वालों ने हमें बहुत मारा पीटा, टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद हमसे एक वीडियो बनवाया और ये अपील कराई गई कि इस तरीके से आप एक वीडियो बनाइए ताकि ये जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं वो लोग अपने अपने घरों में वापस लौट जाए। और जैसे ही बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है तो लोगों में गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इस कदर आता है कि लोग सड़कों पर उतरना शुरू कर देते हैं और उतरते उतरते सड़कों पर हंगामा, मारपीट, जाम, जहां जिसको मौका मिल रहा था सरकार से सीधे सीधे आम लोगों के, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का एक तरीके से सामना हो जाता है और स्थिति बेकाबू हो जाती है। अब बड़ी संख्या में जो लोग थे वो ढाका में उस जगह जाने लगते हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का अपना खुद का आवास होता है। ऐसी स्थिति में जो जनरल होते हैं, जो चीफ होते हैं आर्मी के, वो शेख हसीना को 45 मिनट का समय देते हैं और कहते हैं कि आप 45 मिनट में यहाँ से देश छोड़ के जा सकते हैं, और अगर चली गई समय पर तो ये आपकी जान बच जाएगी। अगर आप यहाँ से नहीं गई तो ये पब्लिक आपको मार डालेगी, क्योंकि पब्लिक ने फिर उनके घर पर कब्जा कर लिया। उनके अंडर गारमेंट्स तक की उनको भी ले जाते हैं। उनके जो वहाँ पे पशु पक्षी थे उनको भी कब्जा कर लेते हैं। उनके जो अपने कपड़े जो वहाँ पर थे उन पर भी कब्जा कर लेते हैं, और जो जरूरी कीमती सामान थे उस पर भी कब्जा कर लिया। अब यहाँ से इस स्थिति में शेख हसीना अपने हेलीकॉप्टर के साथ सीधा उड़ान भरती है और भारत में शरण मांगती है। और इंडिया की एक जगह है गाजियाबाद, गाजियाबाद का ही एक जगह लगती है इंडियन एयरबेस, और वहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर उतरता है और उसके बाद यानी कि वो आसरा लेने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने अलग अलग मुल्कों में जाकर के शरण मांगने की कोशिश की। उनकी प्रथम कोशिश थी कि पड़ोसी मुल्क यानी कि भारत करीब में था तो करीब में आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ से भी किसी ऐसे सुरक्षित देश में जाना चाहती थी, लेकिन जाने की शायद अनुमति नहीं मिल रही है। हद तो तब हो जाती है जब 57 मुस्लिम मुल्क हैं, जो देश हैं, उन्होंने भी शायद उनको अपने यहाँ परमिशन नहीं दी। ऐसी स्थिति में अब सेना के हाथ में पूरी ताकत आ जाती है बांग्लादेश की, और जैसे ही सेना के हाथ में ताकत आती है तो अब एक नाम बड़े तेजी के साथ सामने आने लगता है, और वो नाम था मोहम्मद यूनुस। आखिर मोहम्मद यूनुस को कहा जाता है कि जो वहाँ पर सरकार है उस सरकार की वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी संभालेंगे, और जिम्मेदारी संभालने के बाद इनको जो कि यहाँ पर एक तरीके से जो शेख हसीना की जगह उनको दे देंगे। हालांकि वो इसके प्रमुख रूप में रहेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन ये कौन व्यक्ति है मोहम्मद यूनुस, आखिर जिनका काम अचानक से क्यों सामने आता है? वो 3 छात्रों ने इतनी मेहनत की और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, और मोहम्मद यूनुस के हाथ में सत्ता आने लगती है। और बताया जाता है कि 8 अगस्त 2024 की रात 2 बजे के आसपास वो शपथ ग्रहण करेंगे, साथ ही अपनी एक टीम भी गठित कर देंगे। आज के तारीख में मोहम्मद यूनुस का पूरी दुनिया में एक नाम सुर्खियों में आ चुका है। अब हर कोई ये व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिरकार ये मोहम्मद यूसुफ है कौन। आखिर आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल 28 जून 2040 को जब हमारा देश गुलाम था, तब ये भारत
भारत और पाकिस्तान और ये बांग्लादेश जो था ये तब एक ही था। उस जगह पर एक गांव लगता है चिटगांव। दरअसल यहाँ पर एक व्यक्ति हाजी मोहम्मद सौदागर के घर एक लड़की का जन्म होता है और उस लड़के का नाम मोहम्मद यूनुस रखा जाता है। दरअसल इस जो लड़का शुरू में ही पढ़ने में होशियार था, उसने ढाका विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी और पढ़ाई करने के बाद वो सीधा अमेरिका चला जाता है। अमेरिका जाता है तो वहाँ जाने के बाद वो पीएचडी कर लेता है और पीएचडी करने के बाद वो वहीं पर यानी कि अमेरिका में उसकी नौकरी लग जाती है। मोहम्मद यूनुस अमेरिका में नौकरी करने लगता है और बच्चों को, छात्रों को इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र वो वहाँ पर पढ़ाने लगता है। वक्त जब बीत जाता है 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बांग्लादेश हो जाता है। और बांग्लादेश को जब आज़ादी मिल जाती है तो आज़ादी के कुछ दिन बाद ये मोहम्मद यूसुफ अपने देश आ जाते हैं। और जब देश आए थे तब इनके देश की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस दौरान चिटगांव में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था और विश्वविद्यालय के अंदर एक जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट था उसके वो हेड बन जाते, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाते हैं। बच्चों को पढ़ाया करते थे, इनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे एक प्रोफेसर की ज़िंदगी होती है वो प्रोफेसर की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन देश की हालत अच्छी नहीं थी। इकोनॉमिक्स के रूप में वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्थिति खराब थी। लाखों लोग ऐसे थे जिन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा था। तो चिटगांव में एक ऐसी महिला को इन्होंने अपने आंखों से देखा कि जो महिला रोती रहती थी, बिलखती रहती थी, थोड़ा परेशान रहती थी। उस महिला से पूछा कि तुम परेशान क्यों रहती हो, क्या बात है। तब उस महिला ने कहा कि मैंने 500 टका एक व्यक्ति, एक सौदागर से उधार लिया जो सूदखोर होता है, सूदखोर से उधार लिए थे। अब मैं उसके पैसे कटा नहीं पा रही हूँ। एक तरीके से उनका जो खुद का काम था, कुर्सी बनाने का, मेज बनाने का, जैसा वो चाहता है मैं बाज़ार में वैसे ही बेच पाती हूँ। तो उन्होंने कहा, प्रोफेसर साहब ने यानी कि मोहम्मद यूनुस ने कहा कि तुम तो एक तरीके से गुलामी की जैसी ज़िंदगी जी रही हो, इसलिए परेशान मत हो। 500 टका मैं आपको उधार देता हूँ, जब आपके पास पैसे हो जाएं तो मुझे वापस कर देना। जैसे इस महिला ने ये बात सुनी तो महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। महिला ने 500 टका लिए और जो सूदखोर था उसके पैसे वापस कर दिए। वो एक तरीके से आज़ाद हो चुकी थी और वो अपना काम अच्छे से करने लगती है, यानी कि उसके पास अब पैसे इकट्ठे होने लगते हैं। जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं तो उसने मोहम्मद यूनुस को 500 टका वापस कर दिया। मोहम्मद यूनुस इस बात पर बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने पैसे कैसे कमाए। तो उसने कहा कि जो सूदखोर था वो तो सारे पैसे ले जाया करता था, अब मेरे पास पैसे बच जाते हैं तो इसीलिए मैं इन पैसों को आपको वापस देने के लिए आई हूँ। तब मोहम्मद यूनुस के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना और महिलाओं की मदद की जाए। तब उन्होंने 40 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया, 40 नहीं 42 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया और 42 महिलाओं को उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए, यानी कि उन्हें उधार पैसे दिए और उन्हें कहा कि तुम अपना बिजनेस व्यापार शुरू करो और ये जो मेरे पैसे है उधार जो तुम ले रही हो वो पैसे तुम मुझे वापस कर देना। जैसे ये बात आती है उन महिलाओं ने अपने कारोबार शुरू किए और 42 की 42 महिलाओं ने वक्त से पहले ही उनको पैसे वापस कर दिए। तब इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा बैंक बनाया जाए और इसका नाम उन्होंने रखा माइक्रो क्रेडिट। और इसके लिए इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों को पैसे बांटना शुरू कर दिए। अब पैसे बांटने शुरू कर दिए तो उन्होंने 1983 में ग्रामीण बैंक की एक नींव रखी और 40 वर्षों में लगभग उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पैसे बांटे और पैसों की जो संख्या थी 4.3 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बांट दिए। इनके एक ऑफिसर ने इतना बड़ा मतलब कि काम किया कि लगभग 1 करोड़ लोगों को 4.3 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बांट दिए। अगर हम इंडिया के रुपयों की बात करें
तो ये 3.1 लाख करोड़ के आसपास के ये रुपए हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और जिनको पैसे दिए गए थे 1 करोड़ लोगों में, वो अधिकांश महिलाएं थी। और महिलाओं के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ी ईमानदारी से वो काम करती हैं। ईमानदारी से काम करने के बाद उन्होंने पैसे कमाए और उस देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक होने लगती है और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने लगता है। अब मोहम्मद यूनुस का जो नाम था वो धीरे धीरे बल्कि पूरे बांग्लादेश में छाने लगता है, चमकने लगता है। माइक्रो क्रेडिट जो इन्होंने एक योजना शुरू की थी, वो माइक्रो क्रेडिट अब न केवल बांग्लादेश में थी बल्कि दुनिया के 100 मुल्कों ने इस योजना को अपनाया और खासकर अमेरिका ने भी इसको अपनाया। अब ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है। उन्होंने ग्रामीण बैंक के बाद में साल 1997 में बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण फ़ोन कंपनी की स्थापना की। वो ग्रामीण फ़ोन कंपनी जो थी वो जैसे कि अपने आप ही एयरटेल है या फिर आइडिया है या फिर ये जो जियो कंपनी है, ऐसे ही ग्रामीण फ़ोन कंपनी उन्होंने साल 1997 में शुरू की और बांग्लादेश की ये सबसे बड़ी कंपनी के रूप में शुरू हो जाती है, नेटवर्क कंपनी के रूप में। और धीरे धीरे सरकार को ये सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली कंपनी बन जाती है। अब हर कोई मोहम्मद यूनुस के गीत भी गाने लगता है और गीत गाते गाते इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद यूनुस का कोई तो गरीबों का दोस्त बोला करता था तो कोई गरीबों का बैंकर बोला करता था। अब इन्हें जब पूरी दुनिया में इनका नाम फैल जाता है तब इन्हें साल 2006 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। जैसे कि मुज़फ़्फ़र रहमान जो होते हैं, जो कि आज़ादी के प्रथम माने जाते हैं बांग्लादेश में, उनको राष्ट्रपति का भी पुरस्कार मिला, यानी कि राष्ट्रपति भी चुने गए और उन्हें महात्मा गांधी जी की तरह राष्ट्रपिता का भी खिताब मिला। दरअसल ये जो मोहम्मद यूनुस होते हैं वो इनकी बेइंतहा तारीफ किया करते थे और बात बात पे तारीफ करना, तो इसीलिए पब्लिक में उनका रुझान ज़्यादा था क्योंकि वो राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति के रूप में दोनों को भूमिका में थे। इनकी बेटी शेख हसीना होती है। शेख हसीना के दिमाग में ऐसा लगने लगा कि ये व्यक्ति यानी कि जो मोहम्मद यूनुस है, इसका नाम इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई इनके गद्दी पर आकर के बैठ जाए, ये देश पर राज करना शुरू कर दे। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद शेख हसीना कहीं ना कहीं इनसे चिढ़ने लगती है और इसी बीच में 18 फरवरी साल 2007 की ये बात है, इन्होंने नागरिक शक्ति के नाम से अपनी एक पार्टी बनाई और जब पार्टी बनाई तो उस पार्टी में इन्होंने ईमानदार लोगों को उस पार्टी के अंदर रखा, जैसे कि प्रोफेसर और जैसे कि ईमानदार पत्रकार, उन लोगों को रखा। लेकिन कहते ये हैं कि राजनीति कभी ईमानदार लोगों से नहीं चलती, इसीलिए मोहम्मद यूनुस की जो पार्टी थी, जो नागरिक शक्ति थी, जो ईमानदार लोगों से चलती नहीं है, ऐसी स्थिति में इस बीच में जो शेख हसीना होती है उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है और इनको जेल जाना पड़ता है। सेना के हाथ में पूरी शक्ति आ जाती है, पूरे बांग्लादेश की जो सेना थी उनमें शक्ति आ जाती है और उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस, हम आपको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस देश पर राज करो क्योंकि आपके काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, इसीलिए जैसा आप करोगे तो शायद अच्छा ही होगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और यहाँ से वो अपना अलग हट जाते हैं। लेकिन 1-2 साल जब बीतते हैं, साल 2009 में जब इलेक्शन होते हैं और जब शेख हसीना देश के प्रधानमंत्री बन जाती है और जैसे ही प्रधानमंत्री बनती है, उन्हें लग रहा था कि मोहम्मद यूनुस उनके लिए, उनके राजनीति के लिए बहुत बड़े खतरा साबित हो सकते हैं। इसीलिए 5 एजेंसियां उनके पीछे उन्होंने लगा दी, इनकी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और जहां भी मौका मिलता था वहाँ उनकी बुराई करना, जैसे कि राजनीतिक हमले होते हैं उनकी बुराई करना, पब्लिक में उनकी इमेज खराब करना, इस तरीके से जो है अब लोगों में भी गुस्सा आने लगा और कहीं ना कहीं इन्होंने भी लोग पीछे लगा दिए, कहीं इनकी हत्या करने का प्लान कर दिया
और जब हत्या करने की स्थिति पैदा हो जाती है तो अमेरिकी दूतावास के अंदर के मोहम्मद यूनुस जाते हैं और छुप जाते हैं और अपने किसी तकरीब से जान बचाते हैं। लेकिन ये इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी शेख हसीना। कभी इन्हें गरीबों का खून चूसने वाला बताया तो कभी गरीबों का दुश्मन बताया। साल 2011 में जो इनका अपना बैंक था उसके मालिक थे ग्रामीण बैंक के नाम से, उस बैंक से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और कहा कि 60 साल से इनकी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, ये मैनेज डायरेक्टर कैसे हो सकते हैं। तो उनकी जो ताकत थी, उनका जो अधिकार था, उस बैंक से छीन लिया। अब उन्हें लगने लगता है कि यहाँ पर तो शायद खतरा है। साल 2012 में वर्ल्ड बैंक से इन्होंने पद्मा, एक जगह होती है, एक नदी होती है जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं, पद्मा नदी पर ये पुल बनाना था और वर्ल्ड बैंक से मदद मांगनी थी। इन्होंने पूरे देश में एक तरीके की हवा फैलाई शेख हसीना ने कि वर्ल्ड बैंक से जो पैसे मिलने वाले थे, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने हमारे देश की छवि खराब की है। तो ऐसी स्थिति में इनके और दुश्मन पैदा कर दिए जाते हैं और लगभग 10 साल लगते हैं, यानी कि साल 2022 में पद्मा नदी पर ब्रिज बन जाता है। तब इन्होंने एक बयान दिया था कि ये मोहम्मद यूनुस है, इस व्यक्ति को इस पुल से लटका दिया जाए और इस तेज धारा के साथ इसको बहा दिया जाए, इसकी हत्या कर दी जाए। जब तक इसकी सांस न डूब जाए तब तक इसे ऊपर न खींचा जाए। इस तरीके की जो बयानबाजी की जाती है, वो बयानबाजी करने के बाद इसी बीच में लगभग 100 से ज़्यादा मुकदमे भी चल रहे थे। यानी कि जिस व्यक्ति ने पूरे देश की मदद की, जिस व्यक्ति ने करोड़ों लोगों को उनकी गरीबी से उन्हें ऊपर उठाया, जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार जैसे खिताब से सम्मानित किया गया है, उस व्यक्ति की शेख हसीना लगातार दुश्मन बनती चली गई और देश में आरक्षण का मुद्दा चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में लोगों को नाम याद आता है मोहम्मद यूनुस की। मोहम्मद यूनुस आए और इस देश पर राज करें, और वो जब राज करेंगे तो शायद देश की स्थिति ठीक हो सकती है। लेकिन मोहम्मद यूनुस पेरिस में थे और पेरिस में होने के बाद उन्हें 8 अगस्त 2024 के रात लगभग 8 बजे के आसपास इन्हें इनविटेशन दिया जाता है कि आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, एक प्रमुख के रूप में आप शपथ ग्रहण करिए। सेना का तो राज हो गया है, लेकिन इनकी सलाह के बाद ही आप उच्च सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। और ऐसी स्थिति में इनकी जो दुश्मन है, यानी कि दोनों की दुश्मनी जो है बनी हुई बरकरार है, शेख हसीना की और मोहम्मद यूनुस की। और शेख हसीना फिलहाल भारत के अंदर है, वो विदेश में जाकर के कहीं आशा ढूंढने की तलाश में है। यदि मोहम्मद यूनुस के हाथ में सत्ता आ जाती है, आ ही गई है, क्योंकि रात के 8 बजे ये बात क्लियर हो ही जाएगी, तो ऐसी स्थिति में भारत से ये डिमांड करेंगी, ये अपील करेंगे कि शेख हसीना को गिरफ्तार करके वापस दिया जाए। यदि शेख हसीना को वापस गिरफ्तार करके देश में बुलाया गया तो हो सकता है कि उन्हें फांसी की सज़ा हो जाए, और हो सकता है कि उन्हें मरवा दिया जाए, और हो सकता है कि उन्हें कोई और भी नुकसान हो। अब भारत अगर नहीं देता है तो बांग्लादेश और भारत के बीच में तनातनी की स्थिति पैदा हो सकती है। यानी कि अभी तक जो साल 19 और 71 से लेकर के भारत और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे संबंध रहे, उन संबंधों में खटास की स्थिति पैदा हो सकती है। एक बयान और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। बांग्लादेश में जब आग जैसी स्थिति हो जाती है, 300 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, हज़ारों लोग घायल हो जाते हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री के घर पर जो कब्जा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से एक बयान आता है कि बांग्लादेश का ये आंतरिक मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तभी मोहम्मद यूसुफ का एक बयान आता है कि एक भाई के घर में अगर आग लगी है तो दूसरे भाई की जिम्मेदारी बनती है कि उस आग को बुझाने में मदद करे। लेकिन भारत ने जिस तरीके का जवाब दिया है, शायद उस तरीके का जवाब उन्हें देना नहीं चाहिए था। जिस तरीके की बयानबाजी निकल के सामने आ रही है, तो भविष्य ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी की स्थिति रहती है, जैसे कि
अब भारत और चीन के बीच भी तनातनी की स्थिति रहती है। कहीं भविष्य में ऐसा न हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच भी तनातनी की स्थिति पैदा हो जाए। और वैसे भी हमारे देश इस मामले में उसे सजगता से सही कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि जो भी एक विदेशी मामला होता है उसे संभाला जाता है वैसे संभालने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और मिलते हैं अगले किसी सच्चे घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।